Hello everyone, this is a video lecture on the course Automobile Engineering for the 6th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on frame. So in this video lecture, we are going to learn about the functions of brain, why the frame is useful and how it is useful in automobile. What is the importance of frame and how it is constructed? What are the types of frame we are going to learn? So in this video lecture, we are going to learn about frame. Before moving further, let's discuss about the learning outcome for this video lecture. In this video lecture, we are going to learn about the types of frame. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रेम के टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ फ्रेम हम लोग देखने वाले हैं और लोड एक्टिंग ऑन फ्रेम। देखिए क्या होता है कि एक फ्रेम जो होता है, ऑटोमोबाइल का जो फ्रेम होता है, सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फ्रेम के ऊपर माउंट होते हैं। तो आपके इंजन है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, सीट्स है, बॉडी है, हर चीज जो है वो फ्रेम के ऊपर आके लगती है। तो इसके कंस्ट्रक्शन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो व्हीकल टू व्हीकल अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो अलग अलग टाइप की फ्रेम्स होती है। हर जगह फ्रेम के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। तो फंक्शंस को देखने के लिए, इसका कंस्ट्रक्शन फाइंड आउट करने के लिए उस पे लोड क्या एक्ट हो रहा है ये भी पता होना जरूरी है। सो इस वीडियो लेक्चर में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर शुरू करने से पहले मैपिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले PO1 मैप हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारा बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज यहाँ पे एनहांस होने वाला है, तो इसीलिए PO1 मैप होता है। उसके बाद PO4 आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फ्रेम को ऑब्जर्व करना है। सो इट इज going to increase your knowledge related to mechanical engineering tools, experimentation and practice also. So that's why PO4, this is a useful thing throughout your life, so इसीलिए PO7 मैप किया हुआ है। and then comes to PSO2 भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया हुआ है। so this is all about the learning outcome and PO and PSO mapping for this video lecture. तो आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं फ्रेम के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्रेम और चेचिस फ्रेम या ऑटोमोबाइल फ्रेम। तो जो चेचिस में फ्रेम लगा होता है उसके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है चेचिस के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने चेचिस के फंक्शंस डिस्कस किए थे, चेचिस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो चेचिस क्यों जरूरी है, कहाँ जरूरी होता है और कैसे यूजफुल होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। चेचिस में जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था ह्यूमन बॉडी का, कि आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, ये सारी चीजें आपके बॉडी में फिट होती है। लेकिन उसके ऊपर क्या है, एक हड्डियों का ढांचा है। ये जो हड्डियों का ढांचा है इज नथिंग बट द फ्रेम। तो वो जो फ्रेम है उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट होते हैं। सिमिलरली जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल खड़ा रखने के लिए, सारे कंपोनेंट को लगाने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है, ये सारी जगह फ्रेम प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं चेचिस फ्रेम क्या होता है। सो सबसे पहले अ व्हीकल फ्रेम इज द मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ मोटर व्हीकल। तो ये क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। किसी भी व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज है फ्रेम, यानी उसको खड़ा रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए फ्रेम की जरूरत पड़ती है। अब ये असेंबलीज क्या क्या होती है, जितनी भी आपके व्हीकल की असेंबलीज है वो सारी फ्रेम के अंदर फिट होती है। तो ये देखिए असेंबली में क्या क्या आएगा, इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, सस्पेंशन सिस्टम, इंजीनियरिंग और बाकी जितने भी सारे पार्ट्स हो गए, यानी आपके एक्सेल, आपका व्हील, ये सारे फ्रेम से कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर, फ्रेम का मेन काम क्या है, ये सारे कंपोनेंट को लगाने के लिए जगह प्रोवाइड करना। उसके बाद इट इज मेड ऑफ स्टील सेक्शन एंड स्ट्रांग इनफ टू स्टैंड दी लोड्स। अब लोड्स क्या क्या आती है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेम के ऊपर डिफरेंट टाइप के लोड्स आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे।
एंड एज वेल एज लाइट इन वेट टू रिड्यूस डेड वेट ऑफ द व्हीकल। अब देखिए, आपकी फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर सारे कंपोनेंट का लोड आ रहा है, पूरा वेट कहाँ पे आ रहा है, फ्रेम के ऊपर। फ्रेम के ऊपर ही एक्सेल कनेक्टेड होते हैं, एक्सेल पर व्हील होते हैं। जब कोई भी व्हीकल रोड पे चलता है तो उसके व्हील रोड के ऊपर घूमते हैं। अब रोड हमेशा एक जैसा नहीं होता, रोड में कहीं पर स्पीड ब्रेकर होते हैं, कहीं पर गड्ढे होते हैं। जब आपका व्हील गड्ढे में जाता है तो क्या होता है, इंपैक्ट आता है गाड़ी के ऊपर, एक झटका मिलता है, और ये झटका जो लोड है ये कहाँ पे जाएगा, अल्टीमेटली फ्रेम के ऊपर। आपके बाद यहाँ पे हमने असेंबलीज की बात की। इवन आपके व्हीकल में जब सीट्स लगती है तो पैसेंजर बैठते हैं उसके ऊपर, तो पैसेंजर का जो वेट है वो भी अल्टीमेटली फ्रेम के ऊपर आता है। तो फ्रेम इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये सारे टाइप के लोड उसने हैंडल करना चाहिए। देखिए, वाइब्रेशन है, इंजन है, क्लच है, गियर बॉक्स, ये सारे कंपोनेंट कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, इसके अंदर मोशन होता है और इसके वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो वाइब्रेशन कैसा होगा, बहुत कम कम फ्रीक्वेंसी वाला वाइब्रेशन होगा। जब व्हीकल किसी गड्ढे में जा रहा है, स्पीड ब्रेकर में जा रहा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला वाइब्रेशन होगा। तो फ्रेम ने ये सारे टाइप के वाइब्रेशन भी एब्जॉर्ब करने हैं। वेट जो व्हीकल पे आ रहा है, अगर आपने कार्गो, अगर ट्रक की बात करें तो आपको गुड्स कैरी कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसका भी वेट आना चाहिए। तो ये सारी चीजें, सारे लोड फ्रेम ने एब्जॉर्ब करना चाहिए, इसीलिए फ्रेम मजबूत होनी चाहिए। पर उसी टाइम पर यह भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि जो फ्रेम का वेट है, अगर फ्रेम का वेट बहुत ज्यादा रहा तो क्या होगा, उस व्हीकल का वेट बढ़ जाएगा। व्हीकल का वेट बढ़ जाएगा तो इंजन पे ज्यादा लोड आएगा और आपकी व्हीकल की एफिशिएंसी कम होगी। सो इसीलिए ये भी बहुत जरूरी है कि आपका जो व्हीकल रहे उसका वेट कम होना चाहिए, और वेट को कम करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उस व्हीकल को लाइट इन वेट बनाएं। तो फ्रेम का वेट कम से कम होना चाहिए, और वो कैसे कर सकते हैं हम इस वीडियो लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो आपको फ्रेम क्या होता है इसका बेसिक आइडिया इस स्लाइड से आ जाना चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्रेम। तो फंक्शन ऑफ फ्रेम क्या होते हैं, फंक्शन में सबसे पहला काम क्या है, ये हमने अभी भी डिस्कस किया, टू सपोर्ट द वेरियस मेन यूनिट्स और कंपोनेंट्स। तो जितने भी कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट का नाम लो आप, इंजन से लेके गियर बॉक्स तक, सारे के सारे फ्रेम से कनेक्ट होते हैं। तो फ्रेम पे ही फिट करना है। तो फ्रेम में इस तरह से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि हर कंपोनेंट को लगाने के लिए वहां पर अरेंजमेंट होना ही चाहिए। उसके बाद टू विथस्टैंड ऑल द डायनामिक एंड स्टैटिक लोड विदाउट एनी ट्विस्ट एंड डिफ्लेक्शन। अब क्या करना है, इसको विथस्टैंड करना है, कितने कितने टाइप के, डायनामिक लोड और स्टैटिक लोड। अब स्टैटिक लोड क्या होता है, तो स्टैटिक लोड जब व्हीकल चल रहा है, या सॉरी जब व्हीकल रुका हुआ है, तो उसके ऊपर कई टाइप के लोड आते हैं। अगर आपके गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं तो ये तो लोड स्टैटिक हो गया, ये कांस्टेंट है। तो इसके वजह से लोड आएगा, व्हीकल के कंपोनेंट की वजह से लोड आ रहा है, तो सारे कंपोनेंट की वजह से जो लोड आ रहा है वो होगा स्टैटिक लोड। वेट, सेल्फ वेट जो है, तो ये जब लोड आ रहा है तो आपकी गाड़ी के अंदर फ्रेम के ऊपर कुछ भी डिफ्लेक्शन होना नहीं चाहिए। मालूम पड़ रहा है कि आपके फ्रेम के ऊपर आया और फ्रेम अगर डिफ्लेक्ट हो गई तो आपकी व्हीकल की स्टेबिलिटी अफेक्ट करेगी और वो व्हीकल का परफॉर्मेंस सही नहीं आएगा, गाड़ी सही तरीके से नहीं चलेगी। उसके बाद आता है डायनामिक लोड। डायनामिक लोड में बहुत सारे टाइप के अलग अलग लोड कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि एक अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि रोड शॉक्स की वजह से, यानी जब व्हीकल स्पीड ब्रेकर पे जा रहा है तो रोड की वजह से जो शॉक आ रहे हैं वो व्हीकल के फ्रेम के ऊपर आएगी अल्टीमेटली। तो वो उसके वजह से आपकी जो फ्रेम है वो डिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी उसके अंदर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो इसके बाद जब आप ब्रेक लगाते हो तो उसके ऊपर भी लोड आते हैं। अगर आपके व्हीकल में कभी डेंट पड़ रहा है, आपके व्हीकल से कभी कोई दूसरा व्हीकल टकरा रहा है, या आप कहीं और व्हीकल को एक्सीडेंट हो रहा है, तो भी फ्रेम के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा हल्का सा भी डेंट अगर कहीं पे लग गया तो फ्रेम डिफ्लेक्ट हो जाए। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक
फ्रेम ने वो वाले लोड भी हैंडल करना चाहिए. So this is the second most important function. Then next is to get normal function of the supported unit and get freedom from stress, strain and wear caused by operation in misalignment condition. अब कई बार ऐसा होता है कि आप सर्विस करते हो, आप व्हीकल को क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअसली सर्विस कर रहे हो. तो सर्विस करते समय क्या होता है, कई बार आप इंजन को निकालते हो, कई बार गियर बॉक्स को निकालते हो, कई बार क्लच को निकालते हो. किसी भी कंपोनेंट को आपने निकाला और अगर वापस फिट सही तरीके से नहीं किया तो उस केस में क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएंगे, वाइब्रेशंस आएंगे, डायनामिक लोड आएंगे. तो अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी आपके फ्रेम ने हैंडल कर लेना चाहिए. एंड टू कैरी द वेट ऑफ लोड ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स. तो पैसेंजर का लोड और गुड्स का लोड ये भी आपके व्हीकल की फ्रेम के ऊपर ही आएगा. सो दिस ऑल दी फंक्शन ऑफ फ्रेम एंड ऑल्सो सपोर्ट दी बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, ये एक पॉइंट रह गया था. तो क्या होगा, ये अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि स्टैटिक और डायनामिक लोड में जो होता है तो व्हीकल का खुद का वेट, बॉडी लगाने के लिए जगह मिलनी चाहिए आपके फ्रेम के ऊपर. बॉडी यानी डोर, विंडोज, ग्लास, शील्ड है, तो ये सारी चीजें जो जो है वो सब लगाने की फंक्शन जगह भी आपकी फ्रेम ने प्रोवाइड करना चाहिए. सो वेरियस लोड एक्टिंग ऑन चेचिस फ्रेम. तो अभी हमने देखा कि फ्रेम के फंक्शंस क्या है. तो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लोड कौन से होते हैं फ्रेम के ऊपर, कौन से टाइप के लोड आएंगे वो देखते हैं और किस वजह से आ रहा है वो देखेंगे हम. तो सबसे पहला आता है शॉर्ट ड्यूरेशन लोड, जिसको बोलते हैं वाइल क्रॉसिंग ऑन अ ब्रोकन पैच. आपकी व्हीकल चल रही है, किसी स्पीड ब्रेकर पे आ रही है या किसी गड्ढे में जा रही है, तो क्या होगा, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जितनी देर के लिए गड्ढे में वो व्हीकल जाएगा उतने देर के लिए वहां पर लोड आएगा. तो दैट लोड इज नोन एज शॉर्ट ड्यूरेशन लोड. जब आप ब्रेकिंग करते हो दैट इज ऑल्सो अ शॉर्ट ड्यूरेशन लोड. उसके बाद मोमेंट्री ड्यूरेशन लोड व्हाइल टेकिंग अ कर्व. जब आप टर्न कर रहे हो व्हीकल तो आप क्या करते हो, व्हीकल एक साइड झुकता है, एक साइड में स्ट्रेस आता है, दूसरे साइड में नहीं आता है, तो उसकी वजह से लोड आता है. तो इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट्री ड्यूरेशन लोड. उसके बाद आता है इम्पैक्ट लोड. आपकी गाड़ी चल रही है, आप किसी और व्हीकल से टकरा गए या आपने किसी और चीज को ठोक दिया, क्या होगा, कोलिजन होगा, और ये कोलिजन की वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में इम्पैक्ट होगा. सो दैट इज द इम्पैक्ट लोड, वो भी आपके व्हीकल पे आता है. इनर्शिया लोड व्हाइल अप्लाइंग ब्रेक. तो आप क्या करते हो, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो व्हीकल क्या होता है, उस मोमेंटम में होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से व्हीकल चलने की कोशिश करता है और आप ब्रेक लगाते हो. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रेम इतना मजबूत होना चाहिए कि एक्सेल के ऊपर अच्छे से टिका हुआ रह सके. मालूम पड़ रहा है कि आपके एक्सेल रुक गए और फ्रेम व्हीकल के वहां से निकल गया, तो दैट थिंग शुड नॉट बी हैपन. सो वो होता है इनर्शिया लोड. एंड द स्टैटिक लोड क्या होगा, लोड ड्यू टू चेचिस पार्ट, यानी ये इसकी वजह से बेंडिंग लोड आते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं आपके व्हीकल के ऊपर. और कई बार जब भी आप डिजाइन करते हो, आपने डिजाइन नाम का सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो ओवरलोड होता है. कई बार क्या होता है, आपको बोलते हैं, आपको कंपनी ने कंसिडर किया हुआ है, आरटीओ के रूल है कि एक कार में 5 लोग नहीं से ज्यादा नहीं जाने चाहिए, पर उससे ज्यादा भी लोग जाते हैं. लोडिंग कैपेसिटी 1 टन की होती है, हम उससे ज्यादा लोड करते हैं. तो डिजाइन जब आप कर रहे हो तो ओवरलोड से तो व्हीकल चलेगा ही, या कई बार स्ट्रेस की वजह से ओवरलोड आता है. तो एक ओवरलोड भी फ्रेम ने हैंडल करना आना चाहिए. सो दीज ऑल आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. याद रखिए कि टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन अ चेसिस फ्रेम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कितने टाइप के लोड आपके व्हीकल के ऊपर एक्ट करते हैं. सो दिस इज द टाइप्स ऑफ लोड. नाउ अब ये लोड है, इनको हैंडल करना आना चाहिए. तो फ्रेम मटेरियल क्या हो सकता है, तो फ्रेम मटेरियल में देखिए सबसे पहले तो फ्रेम इज ऑलवेज मेड ऑफ स्टील. अब स्टील कौन सा होता है, स्पेशल स्टील होता है. तो माइल्ड स्टील शीट होती है कुछ व्हीकल्स में. ये कहाँ पे यूज होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि कितने कितने टाइप के रहते हैं. तो माइल्ड स्टील शीट, कार्बन शीट स्टील एंड शीट निकेल अलॉय स्टील. तो ये दो चीजें आप बहुत ज्यादा यूज होती है. माइल्ड स्टील शीट हम लोग यूज करते थे, पर आजकल
जो नई नई आपको जो बहुत ज्यादा लेटेस्ट व्हीकल्स दिखेंगे, जो इंपोर्टेड व्हीकल्स है, उनके अंदर अभी कार्बन में मटेरियल का यूज बढ़ रहा है, तो कार्बन शीट मेटल बनता है, तो कार्बन फाइबर बोल सकते हैं आप लोग। तो इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कार्बन मटेरियल वहां पर यूज होता है। दूसरा, जो लो कॉस्ट व्हीकल्स होते हैं उसमें हम लोग शीट शीट मेटल यूज करते हैं, जिसके अंदर निकेल होना चाहिए। उसके बाद कंपोजिशन फॉर शीट निकेल अलॉय, ये देखिए, ये मटेरियल का क्या है, निकल निकेल अलॉय स्टील है। इसमें कार्बन 0.25 से 0.35% होता है, मैग्नीज 0.35 से 0.75% होता है, सिलिकॉन होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए कंटेंट, फास्फोरस होना चाहिए, और निकेल का परसेंटेज होना चाहिए 3% कम से कम। So this material is known as nickel alloy steel, and this nickel alloy steel is most of the used in automobile industries. जो कार्बन में फाइबर है उसका यूज कुछ इंपोर्टेड व्हीकल्स में हो रहा है, स्पोर्ट्स व्हीकल में हो रहा है, पर वो प्रोडक्शन के लेवल पे बहुत महंगा होता है, तो इसलिए आपको नॉर्मल व्हीकल्स में तो ये मटेरियल देखने के लिए इतना मिलेगा नहीं। मे बी इन द फ्यूचर ऑटोमोबाइल व्हीकल्स यू आर गोइंग टू गेट कार्बन फाइबर, बिकॉज कार्बन फाइबर क्या होता है, हल्का होता है और थोड़ा मजबूत होता है एज कंपेयर टू दिस। बट अभी के कंडीशन में आपके जितने भी टाइप के व्हीकल होंगे, आपको उसमें निकेल अलॉय स्टील ही दिखाई देगा। तो ये दो तरीके हैं, शीट मेटल अलग है, शीट मेटल एक अलग फ्रेम में यूज होगा, और यहाँ पे देखेंगे निकेल अलॉय स्टील का भी एक मटेरियल होता है जो यूज किया जाता है। Now, in the end, let's summarize this lecture. So, outcome of this video lecture will be list types of frame हम लोगों ने देखे, list function of frame हम लोगों ने देखे हैं, load acting on frame देखे हैं, और अलग अलग टाइप के फ्रेम किस तरह से होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में देखा है। So, this is all about the frame. सो पीओपीएसओ मैपिंग, PO1 यानी बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज मैप किया था हम लोगों ने, PO4 मैप किया था जो था एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्टिंग एंड प्रैक्टिसेस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट को भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैपिंग और फॉर दिस वीडियो लेक्चर।